हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। आज की वीडियो हमारी है इंग्लिश पेडागॉजी, यानी हम इंग्लिश पेडागॉजी का चैप्टर करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। वही हमारी स्ट्रेटेजी होगी। पूरा चैप्टर हम पहले अच्छे से क्लियर करेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। पहले हम जानेंगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देन उसके बाद हमने कितने टाइप में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को डिवाइड किया है, लाइक ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ये हमारा आज का पूरा जो है वो वीडियो का ओवरव्यू है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सभी के साथ आप शेयर करें एंड प्लीज़ सीटेट की तैयारी को अच्छे से करते रहें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से एक बात आपसे और कहनी है, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहते हैं, पीडीएफ फाइल चाहते हैं, जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। आप कोई भी वीडियो ओपन करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। जल्दी से ज्वाइन करें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जानेंगे कि टीचिंग जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, टीचिंग मटेरियल इज़ अ जेनरिक टर्म यूज टू डिलीवर द रिसोर्सेज टीचर्स यूज टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस। अभी इतना कुछ लंबा चौड़ा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसका क्या मतलब है? देखिए, जब एक टीचर है उसे अपने इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करना है, यानी उसे बच्चों को कुछ समझाना है, तो वो क्या करता है, कुछ चीज़ों को यूज़ करता है। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को हम जो चीज़ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे आसानी से डिलीवर कर सके। तो टीचर उन्हें एज अ रिसोर्स यूज़ करता है और उन्हें ही बोले जाता है टीचिंग मटेरियल्स। मैं आपके लिए जब ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन बना रखा है, यहाँ पे मैंने माइक यूज़ किया हुआ है, तो मैंने काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाहती हूँ वो ईज़िली आप समझ पा रहे हो, उसकी वजह से। तो ये मैं भी जो यूज़ कर रही हूँ, ये आप कह लीजिए टीचिंग मटेरियल्स को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में आप ऑडियो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, और जो ऑडियो विजुअल चीज़ें हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं बच्चों की लर्निंग को। भाई, जो भी चीज़ें आप सिखा रहे हो, जो भी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं, उसको सपोर्ट करने का काम करती हैं और स्टूडेंट की सक्सेस को इंक्रीज़ करती है। बिकॉज जब आप टीचिंग मटेरियल्स को यूज़ करके बच्चे को कोई टॉपिक समझाना चाहते हो या कोई भी चैप्टर समझाना चाहते हो बच्चों को, तो वो इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, इजीली उस चीज़ को समझ लेते हैं। जब बच्चे उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी क्लास में, उनका रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। स्टूडेंट की सक्सेस भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इससे आप स्टूडेंट की सक्सेस को इंक्रीज़ कर सकते हो, उनकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। आगे देखिए क्या है, द डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल्स शुड बी पीपल ओरिएंटेड। यानी जो भी आप डिज़ाइन या जो भी आप लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हो क्लास में, वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। भाई, आप अगर थर्ड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसके मेंटल लेवल के हिसाब से वो होना चाहिए कि जितना वो चीज़ों को समझ सके। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप थर्ड क्लास के बच्चे को टीचिंग लर्निंग मटेरियल से सिखा रहे हो, लेकिन जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो हायर लेवल वाले मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जिसको यूज़ करना बच्चे को आता ही नहीं है और वो समझ ही नहीं पा रहा है। इसलिए जो भी आप टीचिंग एड्स कह लीजिए, जो भी आप सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, प्यूपल ओरिएंटेड होना चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, उनके बिल्कुल अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी एज, उनका मेंटल लेवल, उनका हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा कि भाई टीचिंग मटेरियल्स होते क्या हैं और हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप किसी चैप्टर को बच्चे को समझा रहे हो, मान लीजिए वो चैप्टर बहुत बोरिंग होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, बैठे हैं, बस सुन रहे हैं। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, वो टीचिंग मटेरियल, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। उससे ना आपकी जो टीचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनती है और बच्चों को उस चीज़ से ना सीखने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो उन चीज़ों का आप यूज़ करोगे तो इससे इंटरेस्ट भी पैदा होता है बच्चों का। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या समझा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो इट शुड बी बिग इनफ
टू बी सीन बाय द स्टूडेंट्स। भाई आप जो सामग्री, आप जो मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हो वो इतने तो बड़े होने चाहिए कि बच्चे उन्हें देख सकें। भाई मान लीजिए अगर आप एक चार्ट का यूज़ कर रहे हो, चार्ट पे आपने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, तो वो डायग्राम इतने इनफ होने चाहिए, इतना इनफ बिग होने चाहिए कि बच्चे उन्हें इजीली बैठ के देख सके, कि भाई लास्ट स्टूडेंट्स वाला भी उसको अच्छे से दिख सके। भी लास्ट सीट पे बैठा स्टूडेंट है, मान लीजिए उससे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सो आप जो भी मटेरियल यूज़ करो उसका कोई बेनिफिट बच्चों को फिर नहीं मिलेगा। सो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि वो इतना तो इनफ होना चाहिए बिग कि स्टूडेंट्स उसे आसानी से देख सके। इट शुड बी मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हो उसके अलग ही आप बच्चों को कुछ दिखाए जा रहे हो, बिना बात के पूरा मीनिंगलेस चल रहा है, तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। सो जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रही हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसका कोई मतलब बनता हो यूज़ करने का। जस्ट लाइक आप मैथ्स में पढ़ा रहे हो, कैलकुलेशन बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक है, और आप प्रोजेक्टर से बच्चों को कुछ और ही दिखा रहे हो, तो फिर इसका कोई मतलब बनेगा? वहाँ तो बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं बनेगा। और ऊपर से क्या हो रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मनी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट शुड बी सिंपल, चीप एंड इम्प्रोवाइज्ड। ये सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। भैया अगर आपने कोई डायग्राम बच्चों को दिखाया है, सो ऐसा नहीं सिंपल सा एक डायग्राम या तो आप चार्ट पे बना सकते हो या उसको प्रिंटेड करवा के भी दिखा सकते हो बच्चों को। ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दो जिससे बच्चे ही अंडरस्टैंड ना कर पाए कि भाई चल क्या रहा है क्लास में। चीप, सस्ता होना चाहिए। भाई आप ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाओगे स्कूल में, तो ज़्यादा महंगा ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो अफोर्ड कर सकें टीचर, जो स्कूल में अफोर्ड हो सके। इम्प्रोवाइज्ड होना चाहिए, भाई ये चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो उससे बच्चों की कोई चीज़ इम्प्रूव ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी टीचिंग में, चाहे वो ऑफलाइन आपके क्लास में चल रही हो, चाहे वो ऑनलाइन चल रही हो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर्स। तो मैंने आपको बताया था कि वही जिन बच्चों को आप पढ़ा रही हो उन्हीं के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही हमारे क्या होने चाहिए, टीचिंग एड्स होने चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट शुड बी एबल टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स एंड मेक दैम क्यूरियस। भाई ये ऐसे होने चाहिए जो इंटरेस्ट को डेवलप करें, बोरिंग नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी टीचिंग मटेरियल्स, ठीक है। बोरिंग होंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा उनका मटेरियल्स का, बच्चे बिल्कुल फोकस ही नहीं करेंगे, इधर उधर उनका ध्यान भटकता रहेगा। तो ये ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करें और उनको क्यूरियस बनाएं, मतलब उनको जिज्ञासु बनाएं, वो जानने की इच्छा रखें। अगर आप स्टोरी पढ़ा रहे हो, मान लीजिए कोई स्टोरी के लिए आप कुछ टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हो मान लीजिए, तो वो टीचिंग एड ऐसे होने चाहिए बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, कि भाई स्टोरी में उनका इंटरेस्ट आए, वो जानने की इच्छा रखी कि अच्छा आगे क्या होगा, फिर उनको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलेगा, ये भी उन्हें पता होना चाहिए। तो ऐसे हमें टीचिंग एड्स को यूज़ करना चाहिए। सो आई होप सो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो सारी समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या टीचिंग एड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो टीचिंग एड्स हैं वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सो उन्हें डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। दैट इज़, फर्स्ट इज ऑडियो एड्स, यानी जिन्हें आप सिर्फ सुन सकते हो। सेकंड इज़ विजुअल एड्स, यानी जिन्हें आप देख सकते हो ऐसे मटेरियल्स। और थर्ड है हमारे ऑडियो विजुअल एड्स, यानी जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें हम सुन भी सकते हैं साथ ही साथ, उन्हें कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। तो 3 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया है। तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके और देखेंगे कि ऑडियो एड्स में कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स का मतलब है भाई ऐसे मटेरियल्स जिनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ हम सुन के करते हैं, मतलब ये हमारी सेंस ऑफ हियरिंग जो होता है ना उससे यूज़ किए जाते हैं ये मटेरियल। आप इनको क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हो, ठीक है। जैसे रेडियो, फर्स्ट आपने सुना, रेडियो देखा भी होगा, रेडियो सुना भी होगा। रेडियो पे हम रेडियो की हेल्प से बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सो उसके थ्रू भी बच्चों को काफ़ी
नॉलेज दी जाती है। इसके अलावा हम रेडियो पे डिबेट्स भी करवा सकते हैं, बच्चों के लिए डिबेट्स वाले प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम को कर सकते हैं, रिलीजियस प्रोग्राम को कर सकते हैं, जिससे बच्चे वहाँ से सुन के काफ़ी चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। सो रेडियो इज़ ए ऑडियो एड्स। नेक्स्ट हमारा है ऑडियो कैसेट प्लेयर। आपने देखा होगा पहले चलती थी, अब तो इतना यूज़ नहीं होता कैसेट्स का, बट पहले काफ़ी कैसेट्स यूज़ होती थी, या डीवीडी प्लेयर होता था, जैसे एक डीवीडी में आप लेके आते थे ना मूवी वगैरह, तो सबको पता ही होगा कि 4-5 मूवी आती थी। सो बहुत ज़्यादा ऑडियो कैसेट और डीवीडी प्लेयर घर में यूज़ होते थे। तो इसको भी टीचर क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है बच्चे के लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी। थर्ड है हमारा लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो देखिए लैंग्वेज लेबोरेटरी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आपको एक हेडफोन पहना दिए जाते हैं और पर्टिकुलर आपको किसी लैंग्वेज को सुनने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी क्या यूज़ कर रहे हो, सेंस ऑफ हियरिंग का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या, आपको जितनी भी ऑडियो टेप्स होती हैं, फिर रिकॉर्डेड होती हैं पहले से ही, उनको प्ले कर दिया जाता है टीचर के द्वारा, और बच्चे क्या करते हैं वहाँ से कुछ चीज़ों को, या लैंग्वेज के कुछ टर्म्स हो गए, प्रोनाउंसिएशन हो गई, वो सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिंग्वेफोन। लिंग्वेफोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, आप देखेंगे तो बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी इसका यूज़ होता है। इंग्लिश को स्पीकिंग में इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। स्पीकिंग इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी इफ़ेक्टिव बनती है। तो यहाँ पे क्या जाता है, हर एक दिन के जो हम एवरीडे में वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो सिचुएशंस होती है, उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिंग्वेफोन का यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू आप अपने जो भी नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी ये चीज़ों को भी क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। तो आपके जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी आप वॉइस को सुन सकते हो, वहाँ से आप चीज़ों को कुछ ना कुछ आपको लर्नर जो है उन्हें इम्प्रूव करने को मिलेगा कि भाई आपके प्रोनाउंसिएशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब आप सुनोगे उस चीज़ को, काफ़ी सारे आपको आप वर्ड सुन सकते हो, सेंटेंसेस को सुन सकते हो। तो इसे कहा जाता है लिंग्वेफोन। तो देखिए जितने चारों एड्स मैंने आपको ये बताए हैं, चारों एड्स हमारे यूज़ होती हैं किस में, ऑडियो एड्स में, यानी इनको यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सुनने में। आप सुन के यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ को क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, कोई ना चीज़ को ग्रहण कर रहे हो। सो ये भी हेल्प करते हैं हमारे टीचिंग, इससे भी हमारी टीचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनती है, ठीक है। आई होप सो ऑडियो एड्स सभी को क्लियर हो गए होंगे। सेकंड आता है हमारा विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का देखिए मतलब होता है जिसे आप देख सकते हो। विजुअल का मतलब क्या होता है, जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तो जिन मटेरियल्स का आप ऐसी मटेरियल का यूज़ करते हो जहाँ पे बच्चे देखकर उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उन्हें बोला जाता है विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स में सबसे पहला देखिए हमारा क्या है, चॉक बोर्ड, या फिर आप इसे कह सकते हो सॉफ्ट बोर्ड। तो चॉक बोर्ड का मतलब क्या है, जो आपका ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड पे तो हम अगर टीचर को कुछ पढ़ाना है, कुछ समझाना है, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, सो चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए हम डायग्राम का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस को, वर्ड्स को समझाने के लिए भी हम बोर्ड का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को नई नई चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो बोर्ड तो आपको देखा ही, ये स्कूल्स में यूज़ होता है। और कैसा ये एड है, ये विजुअल एड्स होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या चीज़ करते हैं, उस बोर्ड को देख के वहाँ से चीज़ों को सीखते हैं। सो ये तो क्लियर ही होगा। सेकेंड आता है पिक्चर्स एंड चार्ट्स। तो कभी कभी हमें कोई नया टॉपिक समझाना है, कोई नई स्टोरी हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी है, तो हम उससे रिलेटेड पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप साइंस में टॉपिक बढ़ाना चाहते हो, वाटर सिस्टम, ठीक है, कुछ भी पढ़ाना चाहते हो, कुछ भी, तो अगर आप चार्ट के थ्रू उस चीज़ को समझाओगे, चार्ट के माध्यम से उसको बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे, या जैसे रेन आप समझाना चाहते हो तो रेन फॉर्मेशन कैसे होता है, पूरा कैसे प्रोसेस होती है, कैसे क्लाउड्स बनते हैं, फिर कैसे बारिश होती है, तो ये आप चार्ट के माध्यम से, उन्हें पिक्चर्स के माध्यम से बताओगे, तो वो जल्दी से उस चीज़ों को क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। सो पिक्चर्स एंड चार्ट से भी हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेनल बोर्ड। देखिए फ्लेनल बोर्ड का यूज़ किया जाता है जितने भी इंस्पिरेशनल थॉट्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं स्कॉलर्स के, उनको पेस्ट करने के लिए फ्लेनल बोर्ड का यूज़ करते हैं। या फिर कोई मान लीजिए आपको हेडलाइन देनी है न्यूज़ की, आपने देखा भी होगा स्कूल के आपके क्लासरूम, सारे जितने क्लासरूम्स होते हैं, मतलब एक कॉमन जगह पे बाहर की तरफ फ्लेनल बोर्ड लगा होता है। मान लीजिए कोई न्यू हेडलाइंस प्रोवाइड करनी है बच्चों को, कोई नया थॉट देना है, कोई हमें यहाँ पर किसी का इंस्पिरेशनल थॉट लिखना है, तो वहाँ पे फ्लेनल बोर्ड पे वो चीज़ लिखी जाती है। वहाँ पे बच्चे उसे देखते हैं, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें वो
कैप्चर या फिर सीख सकते हैं। अगला आता है मैप्स एंड मॉडल्स। मैप्स का यूज़ तो ज्योग्राफी में ज़्यादा किया जाता है। अब भाई आप किसी दूसरी कंट्री के बारे में बच्चों को समझाना चाहते हो तो दूसरी कंट्री को बच्चों को पता तो नहीं होगा ना, सो आप मैप के थ्रू बच्चों को पूरी अर्थ के बारे में जो है वो आसानी से समझा सकते हो। सो मैप का आप डायग्राम भी लगा सकते हो और मैप भी आते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं बने बनाए मैप्स। और ग्लोब भी आता है ना, ग्लोब आपने देखा होगा, उस पे भी पूरा अर्थ का मैप बना होता है, तो वहाँ से भी आप समझा सकते हो। मॉडल्स के थ्रू समझा सकते हो। भाई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम दिखा नहीं सकते बच्चों को, बट उसका छोटा ही नमूना क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो आप उस मॉडल के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब चीज़ें उनकी माइंड में जो है वो एकदम छप जाती हैं, एकदम उन्हें समझ में आ जाता है अगर आप इन सारी चीज़ों की हेल्प लेते हो किसी भी टॉपिक को समझाने में। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे आप बहुत सारे, जैसे प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, थोड़ा सा लाइट डिम करके एक स्क्रीन बाहर, मतलब वॉल पे ही आपके स्क्रीन बन जाती है, उस पर आप पिक्चर्स वगैरह ऐसे कर बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। ये सारे जो होते हैं हमारे विजुअल एड्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। इनमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती। जितने भी हियरिंग से रिलेटेड एड्स होते हैं उन्हें ऑडियो एड्स में रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप सो विजुअल एड्स सभी को क्लियर हो गया होगा, ऑडियो एड्स भी क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या हैं, जिन्हें आप सुन भी सकते हो, जिन्हें आप देख भी सकते हो। क्योंकि ऑडियो का मतलब क्या है, सुनना, विजुअल मतलब देखना। तो यहाँ पे एक साथ आपके जो आईज हैं, आपके ईयर्स है, एक साथ दोनों जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। लाइक जैसे टेलीविज़न, फर्स्ट इसमें टेलीविज़न है। सो टेलीविज़न सभी के घर पे होगा। टेलीविज़न के माध्यम से क्या करते हो, आपकी चीज़ों को देख भी सकते हो और साथ ही साथ वहाँ पे सुन भी सकते हो। तो आपके दोनों सेंसर्स का यूज़ होता है, विजुअल और हियरिंग, दोनों सेंसर यहाँ पर यूज़ होते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है किसी बच्चे को सिखाने के लिए। बेटर क्वालिटी का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो बच्चों को। और टेलीविज़न पे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, क्विज़ वगैरह, न्यूज़ बुलेटिन्स प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ से आप कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो टेलीविज़न हो गया। सेकंड आता है सिनेमा और मोशन पिक्चर्स। सिनेमा और मोशन पिक्चर्स आपकी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपके जो मेंटल इमेजिनरी है उसको और भी ज़्यादा जो है वो क्लियरिफाई करता है, आपके आइडियाज़ को। सो लर्निंग में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई लर्निंग से रिलेटेड मूवी हो गई, ठीक है, कोई पिक्टोरियल मटेरियल हो गया, उसको आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ से आपके जितने थॉट प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा क्या होते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं। अगला आता है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज हियरिंग। अब ये इतना बड़ा सा क्या है, देखिए इसका मेन मतलब है जब आप कंप्यूटर्स को टीचिंग में यूज़ करते हो तो उसे ही कहा जाता है। लाइक आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, एजुकेशनल जो वीडियोस बनाते हैं, वो एक बोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बोर्ड वो कैसा होता है, उस पर आप क्या कर, मतलब एक तरीके से वो डिजिटल बोर्ड होता है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज हियरिंग, क्योंकि आप वहाँ पे देख भी रहे हो और जो टीचर बोल रहा है उसे सुन भी रहे हो, और पूरा का पूरा कैसा है, वो डिजिटल है। तो ये आ सकता है ऑडियो विजुअल एड्स में। इससे आप मेरे ख्याल से समझ जाओगे। वहाँ पे क्या करते हो, आप कंटेंट पहले से प्रिपेयर कर लेते हो, उसकी कॉपी वहाँ पे आप प्रेजेंट कर लेते हो डिजिटल बोर्ड पर, पढ़ाते रहते हो। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे आप क्या करते हो, स्लाइड्स बना लेते हो। तो इस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप एक तरीके से स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह होता है। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स के साथ साथ उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है उन दोनों को एक साथ क्या करते हो, स्टोर कर लेते हो, वहाँ पे पहले से ही बना के रख लेते हो। फिर एक एक करके वो चीज़ें बच्चों को सुना देते हो। बच्चे वहाँ पे मूवी की तरह एक तरीके से उसको इंजॉय कर लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीख भी सकते हैं। तो इन मटेरियल्स का यूज़ करके अगर आप देखो तो कितनी ज़्यादा आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बन जाएगी। कल को आप भी टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, तो आप भी जो बच्चों को चीज़ों को समझाओगे, तो कोई अगर आपको टॉपिक समझाना है तो अगर आप टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करोगे तो वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगा और बच्चों को एकदम से क्लियर अप हो जाएगा जो भी आप समझाना चाहते हो। तो इसलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है कहाँ पे,
लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो चैप्टर हमारा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, चैप्टर सिर्फ इतना ही था, आपको सिर्फ जानना है कि क्या होते हैं ये टीचिंग एड्स, कौन कौन से होते हैं और क्या क्या यूज़ होता है, मैंने सारा बता दिया। अब अगली जो हमारी आती है बारी, वो आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सही से क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम में, क्योंकि ये नॉट हमारा पढ़ने से रह जाता है। मतलब नीचे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, इसमें से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, टीचिंग मटेरियल कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस एंड इंक्रीज स्टूडेंट सक्सेस। भाई ये बिल्कुल सही है कि जो भी आप टीचिंग मटेरियल यूज़ करते हो वो स्टूडेंट की तो लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सक्सेस को इंक्रीज करने के लिए तो यूज़ किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ये बिल्कुल सही है, हमें नहीं वाला बताना है। नेक्स्ट है, टीचिंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश। भाई जो भी आपने इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव पहले से सेट करें हैं कि भाई हम ये इंग्लिश के गोल जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए तो हम टीचिंग मटेरियल्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। थर्ड ऑप्शन है, टीचिंग मटेरियल डू नॉट सपोर्ट लर्निंग। पर टीचिंग मटेरियल क्या सपोर्ट नहीं करता लर्निंग को, ये तो करता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ वाला भी सही है कि टीचिंग मटेरियल्स को हम एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं, टीचर एज अ उसे संसाधन की तरह यूज़ करता है, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ भी नहीं होगा। थर्ड वाला इसका सही आंसर होगा, क्योंकि थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। टीचिंग मटेरियल सपोर्ट करता है हमारी लर्निंग को, जबकि इसमें क्या बोला है, सपोर्ट नहीं करता। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को सिलेक्ट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, देयर अवेलेबिलिटी इन रेस्पेक्टिव एरियाज। भी हमारे कौन से एरिया में हमें उन्हें यूज़ करना है उस पर रेस्पेक्टिव में हम उसे चूज़ करते हैं, या ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब आपको टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं कि आप ये ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करोगे, उसके अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं, या उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग कि भाई कितना महंगा है कितना सस्ता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर हम बात करें तो इन 4 ऑप्शंस में से सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, कि आपने क्या क्या गोल पहले से तय कर लिए हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, कोई चैप्टर आपने शुरू किया है, उस चैप्टर से पहले आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि भाई इस चैप्टर से हम ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे। उसी को ही ध्यान में रखते हुए हम उस चैप्टर के लिए टीचिंग मटेरियल्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज, which of the following aids help a student to hear the correct pronunciation and get the latest news and develop his or her comprehensive ability। भाई यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप कौन सा एड सिलेक्ट करोगे इन चारों में से, जिससे आप बच्चे की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जिससे बच्चा क्या कर सके, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सुन सके, जान सके नई से नई लेटेस्ट न्यूज़ को, और डेवलप कर सके अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को। तो देखिए अगर हम बात करें चॉक बोर्ड तो ब्लैक बोर्ड हो गया। ब्लैक बोर्ड से कोई चीज़ को वो सुन सकता है क्या, नहीं सुन सकता ना। टेक्स्ट बुक से भी नहीं सुन सकता भाई, कुछ फ्लैश कार्ड से भी नहीं सुन सकता। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड यूज़ किया हुआ हियर, यानी आपको ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो ऑडियो एड्स हो। तो इन चारों में से ऑडियो एड वैसे भी कौन सा है, रेडियो है। सो यहीं पे ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा और हमने एक वर्ड देख लिया हियर। अब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो तभी सुन सकता है जब उसे चीज़ कोई ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए जहाँ से आवाज़ आ रही हो वो उसे सुन सके। तो रेडियो से वो चीज़ें सुन सकता है, अपनी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सुन सकता है, नई नई न्यूज़ को जान सकता है और अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को डेवलप कर सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लिसनिंग अ लैंग्वेज थ्रू नेटिव स्पीकर इज़ पॉसिबल। भाई हम अपने नेटिव स्पीकर के लैंग्वेज को सुन सकते हैं कब, क्लासरूम में,
मूवीज़ के थ्रू या लिंगोफोन को यूज़ करके, या इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको लिंगोफोन बताया तो उसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे हम नेटिव स्पीकर्स की बातों को सुन सकते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन को जान सकते हैं, उनकी लैंग्वेज को सुन सकते हैं। ठीक है, ये कैसा एड होता है? ये एक ऑडियो एड्स होता है, क्योंकि यहाँ पे आप सुन रहे हो। आपके कौन से सेंसर यूज़ हो रहे हैं? हियरिंग सेंसर यहाँ पर आपके यूज़ हो रही हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा लिंगोफोन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ललिता, अ टीचर ऑफ यंग लर्नर्स, प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद क्ले, वाटर एंड सैंड। भाई ललिता जो है एक यंग लर्नर की टीचर है, मतलब जो बच्चे यंग लर्नर्स होते हैं, ठीक है, उनको वो क्या कर रही है, उनको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी दे रही है वो कि वो क्ले वगैरह से, वाटर से, सैंड से खेल सके। ऐसा वो क्यों कर रही है? सो फर्स्ट ऑप्शन में है प्लीज़ देम एंड मेक देम हैप्पी, भाई उनको खुश करने के लिए, या उनके हैंड्स गंदे हो ताकि वो वॉश करना सीख सकें, या उनकी मोटर जो स्किल्स हैं उनको बिल्ड करना चाहती है, स्पेशली उनके फिंगर्स और थम्स की जो स्किल्स होती है, या वो एनकरेज करना चाहती है उनके खेल को विद नो अदर ऑब्जेक्टिव, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका, बस वो खेल को एनकरेज कर रही है। तो देखिए, जब वो क्ले का यूज़ करवा रही है, वाटर यूज़ करे, वो चाहती है कि बच्चे यहाँ से क्या डेवलप करना चाहते हैं, उनका वो अपनी इमेजिनेशन से क्ले से कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, जो उनकी फिंगर्स, उनके थम्स के कैसे वो यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर जो है वो डेवलप होंगी, ना कि उनको खुश करना, उनको खेलना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? और क्लियर हो रहा है तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। Next question is question number 6. A textbook describe a domestic scene which show the father cooking in the kitchen, the mother coming home from work and son sewing. What is the concept conveyed? भाई एक टेक्स्ट बुक में एक आपको सीन दिखाया जा रहा है जिसमें फादर तो क्या करें, किचन में काम कर रहे हैं, मदर घर पे आ रही है ऑफिस से काम करके या जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, और बेटा क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट कन्वे कर रहा है? ये दिखा रहा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर अमंग सेक्सेस, भाई अलग अलग जो जेंडर है उसके लेबर को, उसके काम को दिखा रहा है, या वर्क इज वर्शिप, भाई काम ही पूजा होती है, चाहे वो कोई सा भी काम हो, बस काम पूजा होती है। या ये क्या करना चाह रहा है, रिमूविंग जेंडर बायस, भाई जो जेंडर बायस हमारे उसमें आप कह लीजिए इंडियन सिस्टम में है कि लड़का ये काम करेगा, लड़की वो काम करेगी, इसको रिमूव कर दिखाना चाह रहा है, या फिर डिग्निटी दिखा रहा है लेबर की, कि भाई आप अपना काम कितनी दृढ़ता से कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा इंडियन सिस्टम है अगर आप देखें वो टिपिकल है। यहाँ पे ये सिस्टम, ये रूढ़िवादी परंपरा है कि भाई जो फीमेल है या जो मेल है, उन दोनों के काम को अलग अलग पहले से डिवाइड कर दिया है। भाई छोटा बच्चा होता है, छोटे बचपन से ही ये बोल दिया जाता है कि आप लड़के हो, आप डॉल से नहीं खेल सकते हो, आप क्रिकेट वगैरह, उनको बैट वगैरह दिए जाते हैं, उनको कार वगैरह लाके दी जाती है, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको डॉल्स दी जाती हैं। मतलब पहले से ही ये परंपरा है कि लड़कियों का ये वो गेम खेलेंगे और लड़के ये गेम खेलेंगे। इसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये होता है कि लड़कियां खाने पे ज़्यादा ध्यान दें, भाई आप किचन में काम करना सीखो, फिर लड़कों को काम करना सिखाया जाता है कि आप बाहर का काम करो। तो ये परंपरा इंडियन सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि भाई आपका जो जेंडर बायस है उसको रिमूव करना दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फादर किचन में काम कर रहे हैं, जो कि बोला जाता है कि भाई जो मदर है वो काम करेंगे, लेकिन मदर क्या कर रही है, वर्क करके आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या करना चाह रहा है, ये रिमूव करना चाह रहा है जेंडर बायस को। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, भाई एक इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर वो मतलब क्या करेगा? विल मेक चिल्ड्रन लर्न ऑल द आंसर टू द क्वेश्चन, वो अपने बच्चों को सारे क्वेश्चन के आंसर याद करवा देगा, या फिर टेक्स्ट बुक का यूज़ करके एज वेल एज अदर मटेरियल्स को भी यूज़ करेगा लर्निंग के लिए, या क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करेगा यूजिंग ओनली द क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो उसके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन बच्चों को दिए जाएंगे, या विल रियली इंटायरली ऑन द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, भाई पूरा टेक्स्ट बुक को ही पढ़ाएगा। तो एक
लैंग्वेज का टीचर या लैंग्वेज का टीचर इफ़ेक्टिव तब बनेगा जब वो अपनी टेक्स्ट बुक के साथ साथ अदर मटेरियल्स को भी एज अ रिसोर्स यूज़ करेगा टीचिंग में। भाई टेक्स्ट बुक तो इसलिए होती है कि आपको हर एज के बच्चों का मतलब उसका पूरा आपके लिए सिलेबस होता है कि इस क्लास के बच्चों को हमें ये पढ़ाना है, ठीक है, इसलिए टेक्स्ट बुक को रखी जाती है। बट आप पूरा टेक्स्ट बुक पर निर्भर नहीं रह सकते हो, आप अदर मटेरियल्स का भी यूज़ करो बच्चों को समझाने के लिए, ताकि उनमें और भी चीज़ें डेवलप आप कर सको। सो इफ़ेक्टिव लैंग्वेज टीचर आप तभी कहलाओगे जब आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ अदर मटेरियल्स का भी यूज़ करोगे एज अ रिसोर्स, किसके लिए, टीचिंग के लिए। तो 7th क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो गाइस आज हमारा चैप्टर इतना ही है, हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया। सो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आपको चैप्टर कैसा लगा, कैसी आपको हमारी टीचिंग मेथड लग रहा है एंड कैसा आप चीज़ों को समझ रहे हो। एंड कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, देन कमेंट करें आप ज़रूर मुझे एंड बताएं कि आपको किस चैप्टर में या किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। सो जल्दी मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।